दोस्तों, मैं अनुरुद्ध कुमार फिर आपके साथ में जुड़ रहा हूँ करंट के साथ में। मॉर्निंग में देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC का मुख्यालय मुंबई के बजाय कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो हम आपको बता दें, चर्चा का विषय बना हुआ है ये गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है और गुजरात को हम गिरी के गधों के लिए, शेर के लिए और कच्छ भूमि के लिए भी जानते हैं, जहाँ पे नल सरोवर एक झील भी है जो लवड़ीय झील है, गुजरात की मुख्य झील है। हम आपको बता दें, गुजरात नर्मदाश्वर बांध के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। देख लेते हैं IFSC, ये भारत का पहला वित्तीय सेवा केंद्र होगा। वर्तमान में IFSC में बैंकिंग, पूंजी प्रणाली, पूंजी बाजार, बीमा क्षेत्रों के कई नियामकों अर्थात RBI, सेबी और IRDAI द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। ये भारत का प्रथम या पहला वित्तीय सेवा केंद्र होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा। हमारा अगला कड़ी में है चर्चा में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ की स्थापना कब हुई थी एवं इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो हम आपको बता दें, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड्स में है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और संघ के 5 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका प्रारंभिक अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसकी स्थापना 26 जून 1945 सान फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अधिवेशन के द्वारा की गई थी। अगला देखते हैं इसी कड़ी में चर्चा का विषय बना हुआ भावनापाडु बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। हम आपको बता दें, ये आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। इस बंदरगाह को हम अडानी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा ग्रीन जोन के रूप में भी जानते हैं। इसको विकसित करने के लिए अडानी ग्रुप ने भारत सरकार से एक समझौते के तहत 13,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और जिसको ग्रीन जोन के रूप में विकसित किया गया। ये आंध्र प्रदेश का एक मुख्य बंदरगाह बनने वाला है जो प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जिसको विकसित किया गया है। अगला हमारा है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी नागरिकों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। तो हम आपको बता दें, नागरिकों से कोई नकदी नहीं ली जाएगी इस योजना में, यानी बिल्कुल निःशुल्क बीमा योजना उनको ये प्राप्त करवाई जाएगी। कोरोना वायरस को संकट को देखते हुए और वित्तीय स्थिति को बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकार का फैसला लिया है। अपने राज्य के सभी नागरिकों को निःशुल्क, बिना किसी नकदी को लिए हुए सभी को एक निःशुल्क बीमा प्रणाली या बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। अगला हमारा इसी कड़ी में है, अर्थव्यवस्था में क्वांटिटेटिव ईजिंग का अर्थ क्या है। हम आपको बता दें, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक। लोगों को अधिक नकदी प्रदान करने के लिए करेंसी के मुद्रण को जब बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार के ऐसी शब्दों को अक्सर चर्चा में किया जाता है, अक्सर चर्चा में हो जाते हैं। हम आपको बता दें, जिसे बड़े पैमाने पर संपत्ति खरीद के रूप में भी जाना जाता है। यह एक विस्तारित मौद्रिक नीति है जिससे केंद्रीय बैंक को मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाया जाता है और ये इस प्रकार की स्थिति को या मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना या करेंसी के मुद्रण को बढ़ाना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक स्थिति को प्रदर्शित करता है, तो जिसको हम मात्रात्मक ईजिंग या क्वांटिटेटिव ईजिंग भी कहते हैं। अगला हमारा इसी कड़ी में है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस एवं वर्ष 2020 की थीम क्या है। तो हम आपको बता दें, 3 मई को हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 2020 की जो थीम है वो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 2020 में 142वां स्थान प्राप्त हुआ 182 देशों में, जो हमारे भारत की बड़ी दयनीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी कि भारत की जो प्रेस है वो विश्व के कई एक देशों को देखते हुए उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं है। इसीलिए हमारे देश की जो प्रेस की स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई है। 142वां स्थान हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसको जारी करने वाली संस्था, जिसको हम रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा किया जाता है, जिसको रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स के नाम से जानते हैं। अगला हमारा इसी कड़ी में है, चर्चा में बनी हुई गंगा अर्थ परियोजना का उद्देश्य क्या है। हम आपको बता दें, गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना। अर्थ गंगा परियोजना क्या है, हम आपको बता दें, किसानों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण के लिए आर्थिक और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी। भारत की लगभग आधी आबादी गंगा नदी क्षेत्र के आसपास अधिवासित है, जो कि भारत के समग्र माल भाड़े का 20% भाग की प्राप्ति का स्रोत है तथा 1/3 गंतव्य स्रोत भी है। इसका कार्यान्वयन जहाजरानी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। चर्चा का विषय में रहे, जामिनी राय को किस क्षेत्र में ख्याति हासिल थी। तो हम आपको बता दें,
चित्रकला यूरोपीय आयल के रंगों की जगह पर इन्होंने पारंपरिक रंगों का प्रयोग किया। जामिनी राय भारतीय चित्रकार का जन्म 11 अप्रैल 1887 में और मृत्यु 24 अप्रैल 1972 को कोलकाता में हुई। सन 1955 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मान पाया। मदर एंड चाइल्ड्स 1921, नाचती गोपी की चित्रकारी 1960, कृष्ण जसोदा जैसी प्रिंटिंग अति सुंदर चित्रकारी के साथ में तथा ब्राइड एंड टू कैम्पेनियस में आधुनिक कला और आधुनिकतावाद के दर्शन होते हैं, जो हम जामिनी राय की चित्रकला में इस प्रकार की चित्रकारी को देखते हैं। तो इनकी जो ख्याति थी, जो इनकी उपलब्धियां हैं, वो चित्रकला के क्षेत्र में जो भारत के जाने माने एक चित्रकार थे, जो हमारे बीच में अब नहीं है। अगला हमारा इसी कड़ी में हाल ही में चर्चा में रही अरे ऑफ जीनियस क्या है, तो हम आपको बता दें। भारत के जाने माने फिल्मकार, फिल्म निर्देशक जिनका जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में जन्मे, जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक जिनको 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है, जिनका देहांत 23 अप्रैल 1992 को कोलकाता में हो गया था। ये एक बंगाली अहिर यादव परिवार के सदस्य थे, जिनको भारत रत्न तथा अकादमी मानद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनका नाम है सत्यजीत रे पर आधारित एक लघु फिल्म है जिसका नाम है अरे ऑफ जीनियस। तो हम ये बात जो कर रहे थे वो सत्यजीत रे यादव, यानी कि ये बंगाली अहिर थे, बंगाली परिवार के एक यादव पुरुष थे, जो फिल्म इंडस्ट्री में महान व्यक्ति थे और फिल्म इंडस्ट्री में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे ये। अगला हमारा इसी कड़ी में और अंतिम आज का, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे दिवालिया घोषित करने के दिवालिया की प्रक्रिया में डालने का निर्देश दे दिया है। तो हम आपको बता दें, महाराष्ट्र की कोऑपरेटिव बैंक के सीकेपी बैंक ऑफ मुंबई, आपको बता दें आरबीआई ने बैंक वित्तीय स्थिति दयनीय बताते हुए बैंक की एवं ग्राहकों का पैसा वापस न करने के कारण बैंक को दिवालिया घोषित करने के साथ इसका लाइसेंस भी रद्द करने का आदेश दे दिया है। पैसा लौटाने के लिए एक्ट 1961 में डीआईसीजीसी के तहत सरकारी बैंक के जमाकर्ताओं को पैसा लौटाया जाएगा। डीआईसीजीसी मतलब इसका सीधा अर्थ होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से एक्ट 1961 के प्रावधान के तहत सभी ग्राहकों के पैसों को लौटाने की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, नमस्कार। मैं अनुज कुमार, वेलकम टू यू।